दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का गहनता से विश्लेषण करेंगे। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो ताकि आपको रोज़ाना अपडेट मिलता रहे। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पर भी प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से नाम से पेज है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी रिसेंट में 2020 की रिलीज़ की गई है, तो उसके संबंध में है ये। सबसे पहली बात हमें जानना ज़रूरी होता है कि यह चर्चा में क्यों है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग यानी NIRF का 5वां संस्करण जारी किया गया है। देखो यहाँ पर गौर करना, 5वां संस्करण है और 2020वां 5वां है, तो आप सोचो कि अगर प्रत्येक वर्ष जारी होती है तो सबसे पहला कब हुआ था? 2015 में। तो 2015 में NIRF रैंकिंग शुरू की गई थी और 2020 में इसका 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। अब देखते कि आखिर ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2015 में इसका आरंभ हुआ था। इस फ्रेमवर्क का उपयोग विभिन्न श्रेणियों तथा ज्ञान के क्षेत्रों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों, देखो यहाँ पर गौर करना, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने में किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर के आई कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों को इसके माध्यम से एक रैंकिंग दी जाती है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो जो ये रैंकिंग दी जाती है वो NIRF प्रदान करती है। इसमें कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मापदंडों के आधार पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। वो कुल मिला के 5 पैरामीटर है। इसमें शिक्षण, अध्ययन एवं संसाधन, अनुसंधान, व्यावसायिक क्रियाएं, स्नातक में क्या उस उच्च शैक्षणिक संस्थान ने रिजल्ट दिया है, उसकी पहुंच कितनी है, कितने लोगों को वो जोड़ता है और उसके लिए लोगों में क्या धारणा है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर के किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान को रैंकिंग दी जाएगी। इसमें अगर हम बात करें 2020 की, तो ये सभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ओवरऑल कैटेगरी को ध्यान में रखना। जैसे सबसे पहले IIT मद्रास, उसके बाद IISc बेंगलोर और 3 नंबर पे IIT दिल्ली। ये 3 आप कम से कम ध्यान में रखना। मद्रास, बेंगलोर और दिल्ली में जो संस्थान है उनको इसमें रैंकिंग टॉप 3 की प्रदान हुई है। NIRF का उपयोग क्या हो सकता है? देखो, इसमें सबसे पहला उपयोग है कि संस्थानों को परस्पर प्रतिस्पर्धा करने तथा एक साथ विकास की दिशा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी इसमें जितने भी संस्थान हैं जो लिस्ट में है वो भी और जो इस लिस्ट में नहीं है वो भी, आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और उसमें विकास की एक नई दिशा मिलती है उनको कि इस संस्थान ने ये विकास किया है तो हमें भी करके और रैंकिंग में रिफॉर्म करना है, रैंकिंग में सुधार करना है। तो आपस में ये कंपटीशन जो बिल्डअप होता है वो किसी भी देश की संस्थानों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये होती क्या है? एक तो मान लें कि भारत सरकार के द्वारा अगर किसी को सैन्य बल से या किसी अन्य दबाव से कुछ कार्य करवाया जाता है, यानी भारत सरकार ने किसी अन्य देश के ऊपर प्रेशर डाल करके अपना कार्य करवाया है। एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी विदेश नीति को संचालित करें। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या, हम किसी सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का प्रेशर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, हेल्थ में जैसे बाहर के बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, एजुकेशन में बाहर के बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया ताकि वो यहाँ पर आकर के अध्ययन करें और उसके साथ साथ हमारी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी संचालन होता रहे। तो एक प्रोग्राम चलता है स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम, ये हमने पिछली लास्ट 2 क्लास में किसी एक में डिस्कस किया, वो आप देख लेना, इसका डिटेल से वहाँ पे बताया गया है। तो उसको ये ठोस आधार प्रदान करती है, विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने हेतु आकर्षित करती है। कैसे? उनको पता रहेगा कि कौन सी संस्थान सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो, आप इस लिस्ट में देख करके वो अनुमान लगा लेंगे कि ये संस्थान अच्छा है हमारे लिए। और दूसरी बात, उनको ये रहेगा कि वहाँ पर कंपटीशन का भाव भी है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना के तहत निजी संस्थानों के आकलन हेतु को मापदंड भी होती है। देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एक ऐसी योजना है जिसमें
कुछ निजी संस्थानों को सिलेक्शन करते हुए उनको सरकार के द्वारा वित्त का प्रबंधन किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, ताकि जो टॉप 500 है पूरे वर्ल्ड में, उसमें भारत के संस्थान भी सम्मिलित हो सके। तो उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। NIRF से हम पता लगा लेंगे कि ये निजी संस्थान अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में हम सिलेक्शन करके ओवरऑल जो हमारी विश्व में रैंकिंग है उसमें हम रिफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि इसकी आलोचना एक आधार पे की जाती है। आलोचना किस आधार पे होती है कि वाराणसी में IIT BHU के द्वारा कहा जाता है कि इस रैंकिंग में डेटा जो है वो अधूरे है, यानी इसमें डेटा का कंप्लीट रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन वो आलोचना हमारे लिए अभी अत्यंत आवश्यक है नहीं, इसके उपयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके संबंध में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है उसका अच्छे से हम देख सके कितना हमें याद रहा और कितना और करने की आवश्यकता है। NRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो यहाँ पर आप देख लिया करो सत्य पूछा है या असत्य। तो सबसे पहला कथन देखते हैं, यह फ्रेमवर्क मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। याद करो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो ठीक है, लेकिन ये शुरू कब हुआ था? 2015 में, और 2020 में इसका 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो यानी पिछले 5 वर्षों में लगातार जारी हो रहा, तभी तो इस बार 5वां आया है। तो ये 2 वर्षों में नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष में प्रकाशित होता, तो ये हो गया गलत। ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसका उपयोग उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने में किया जाता है। हमने देखा था, हमने उनकी रैंकिंग भी देखी थी, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान थे, तो उनके लिए बिल्कुल प्रयोग किया जाता है, ये एकदम ठीक बात है। इसके द्वारा संस्थानों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने को प्रोत्साहन मिलेगा, उनमें आपस में कंपटीशन का भाव रहेगा, ये भी एकदम ठीक बात है। तो इसमें हमारे लिए सही कौन सा? पहला गलत हो गया, पूछा क्या था? सत्य। तो इसमें 2 और 3 एकदम ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन हमारे लिए इसमें ठीक हो जाएगा। सही आंसर कौन सा है? बी। अब देखते अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना। इसके देखो अन्य नाम भी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। देखो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर शब्द पे आप एक तो गौर करना, ये कौन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है जो सड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ वस्तुओं का विक्रय करते हैं। जैसे मान लो कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, किसी ने चाय की अपनी रेडी लगा रखी हो, तो वो सब कौन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर। अब सबसे पहली बात, किसी भी योजना के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये आती है, UPSC में मंत्रालय एक फेवरेट क्वेश्चन है पूछना। तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। क्योंकि ये मंत्रालय याद रखने का एक तरीका ये भी है कि आप देखते हो कि गांव में तो कोई सड़क के ऊपर रेडी लगाता नहीं है, इतना कम ही आप देखते हो, क्योंकि गांव के लोग खेती से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो शहरों में हम देखते हैं कि कोई गोलगप्पे की रेडी लगा रखा है, कोई सब्जी की, कोई फल की, कोई चाय का ठेला, तो वो सब शहरों में ही लोग काम करते हैं। तो उस तरह आप याद कर लेना, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें तकनीकी भागीदारी किसके द्वारा दी जाती है, तो वो है लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI। SIDBI की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना। एक दूसरी बात देखते कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जैसा कि हमने बात कर ली कि किन लोगों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर है। अभी आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में इन लोगों के आजीविका के ऊपर संकट है, क्योंकि सभी लोग घर पे जा रहे हैं और वहाँ पर इनको रोज़गार मिल नहीं रहा। तो इससे क्या होगा कि सरकार ने इस योजना के तहत इनको एक लोन देने की योजना बनाई है कि इनको लोन दिया जाएगा, जिससे ये आजीविका फिर से शुरू कर सके। तो सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेता, ठेले, रेहड़ी, फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून वाले, इन सभी को आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना इस योजना का लक्ष्य है। अब वो कैसे सक्षम बनाएगी? तो देखो यहाँ पर आप पहला बिंदु देखो एक बार कि यह 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है। मतलब सरल शब्दों में कि 10,000 रुपये तक का इसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। यह ऋण 24 मार्च को अथवा उससे पूर्व कारोबार करने वाले 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को प्रदान किया जाएगा। ये 24 मार्च ही क्यों चुना गया? क्योंकि आपको पता होगा इसी दिन लॉकडाउन लगा था। एक बात, मार्च 2022 तक वैध है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्च 2022 के बाद ये योजना वैध नहीं रहेगी, यानी मार्च 2022 तक ही इसका लाभ उठाया जा सकता है।
इसका प्रबंधन कौन करता है, यानी मैनेजमेंट कौन करता है, तो वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। ये कैसे करती है कि जिन संस्थानों के द्वारा इनको लोन दिया जाएगा, तो एक सरकार की जिम्मेदारी ये भी है ना कि जो संस्थान इन लोगों को लोन दे रही है तो उन संस्थानों के प्रति भी जवाबदेहिता प्रकट करे, यानी जो उन्होंने लोन दिया है वो वापस उन्हें प्राप्त हो कम से कम, अगर उसका प्रॉफिट भी ना मिले तो ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऐसे संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंध करेगा, यानी उन्होंने ऋण जो दिया है, उन्होंने जो लोन दिया है वापस इनको प्रदान हो सके, उनको प्राप्त हो सके, उनके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना कर दी गई। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि 1 वर्ष में मासिक किस्तों में इस ऋण को चुकाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं चुकाते तो जुर्माने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगा दिया जाएगा, कोई जुर्माना लगा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर एक फ़ोटो से इस योजना के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो। सबसे पहली बात देखो, ऊपर मिनिस्ट्री कौन सी लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसमें क्या स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स हमने देख लिया कौन होते हैं। अब देखो इसमें आपको 4 फोटो दी हुई है। इसमें इस फोटो में ये कुछ बेच रहा है, इसमें ये पान वाला है, इसमें ये चाय वाला है, और इसमें देखो सड़क के किनारे लोग कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं। तो इन लोगों के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। अब इसके संबंध में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो हमने जो पढ़ा है वो हम अच्छे से एनालिसिस कर सके। देखो, प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन क्या है, इस योजना के तहत सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं, सड़क के किनारे पर ठेले या रेहड़ी पर दुकान चलाने वालों को ₹50,000 तक का सस्ता ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। गौर करना दोस्तों, ₹50,000 तक का बोला गया इसमें, जबकि हमने क्या पढ़ा था, ₹10,000 तक का। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए गलत हो गया, ये कथन गलत है। यह योजना मार्च 2022 तक वैध रहेगी, ये बात एकदम ठीक है। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, यह भी एकदम ठीक है। उपरोक्त कथनों में से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो गौर करना, यहाँ पे सत्य पूछा है, तो सत्य कौन से इसमें, 2 और 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी ये ऑप्शन ठीक है और पहला ऑप्शन गलत है। देखते हैं अगला टॉपिक, एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लोज। ये चर्चा में क्यों रहा था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कोई भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि वो चर्चा में रहा था। मुंबई इस प्रणाली को अपनाने वाला देश का दूसरा शहर बन गया। तो मुंबई ने भी हाल ही में आई-फ्लोज का जो सिस्टम है उसको अपनाया है। तो वो कौन सा शहर बना है, दूसरा, यानी इससे पहले भी कोई शहर होगा जिसने इसको अपनाया, वो है चेन्नई शहर। तो हमारे सामने 2 फैक्ट उभर करके आए, एक तो सबसे पहले कौन अपनाया था इसको, चेन्नई शहर, और दूसरा कौन है, मुंबई। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और वृहन मुंबई नगर निगम की एक संयुक्त पहल है। तो ये जो आई-फ्लोज मुंबई के द्वारा अपनाई गई, ये इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। ये है क्या कि ये एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है, यानी जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ अधिक आती है, वहाँ पर 6 से 72 घंटों के मध्य आने वाली संभावित बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी देने में सक्षम होगी। सीधा सा मतलब यही है कि जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पर उन लोगों के लिए खतरा ना हो जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनको पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, जिससे कि वो सही जगह सुरक्षित स्थान पर जा सके। इसमें 7 मॉडल अपनाए जाते हैं। इसका नाम है ना एकीकृत। वो एकीकृत क्यों है, क्योंकि इसके तहत इन 7 मॉडल का यूज किया जाता है। डेटा समावेशन मॉडल, यानी डेटा समावेशन मॉड्यूल के तहत क्या होता है कि डेटा जो भी है वो कलेक्ट करना, कि बाढ़ कब आती है, कौन से सीजन में बाढ़ ज़्यादा आती है और कौन लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पर्यावरणीय क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है फ्लड मॉड्यूल। इसके तहत बाढ़ का जो रास्ता है, यानी उसकी कैसी तीव्रता होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, वो चेक किया जाता है। फिर है जल प्लावन इंडसेन मॉड्यूल, यानी कितना क्षेत्र जल से प्रभावित होता है, जल से डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। फिर है वल्नरेबिलिटी मॉड्यूल, यानी कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, पर्यावरणीय जगत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वंचित समूह ऐसे कौन से हैं, जो सुभेद्य समूह कौन से हैं जो इससे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद रिस्क मॉड्यूल, कितना रिस्क रहेगा। फिर डिसेमिनेशन मॉड्यूल, प्रसार मॉड्यूल, और फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल है, हल्का सा बस ध्यान रखना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट इसमें एक ही बात है, एक तो मुंबई दूसरा शहर है और पहला शहर है चेन्नई शहर, और दूसरी बात जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह क्रियान्वित की जा रही है। तो अब हम देखते हैं इससे संबंध में एक क्वेश्चन
एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो गौर करना, सत्य पूछा है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। ठीक बात है, हमने देखा था। इस प्रणाली को अपनाने वाला मुंबई देश का पहला शहर है। दोस्तों गलत है, ये पहला शहर हमने देखा था चेन्नई है, तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर केवल एक सही है, ए ऑप्शन। अब देखते हैं हम ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये है क्या। सबसे पहली बात हमारी कि आखिर चर्चा में क्यों रहा। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्लेटफॉर्म है। देखो कोई भी अगर पहला कुछ नया इनोवेशन होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अपनी तरह का एक पहला प्लेटफॉर्म है, तो जो फर्स्ट है वो यूपीएससी में ज़रूर आने की संभावना बनी रहती है। इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बात ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। यानी ये अपनी तरह का एक पहला प्लेटफॉर्म है और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कचरा यानी जो हम नॉर्मल जीवन में या फिर इंडस्ट्री के द्वारा या फिर अन्य किसी सोर्स से जो कचरा एकत्रित होता है तो उसका कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो इसका उपयोग देखते हैं कि सबसे पहला इसका उपयोग क्या है। इस प्लेटफॉर्म के उपकरणों की मदद से अधिकारियों को कचरे के मूवमेंट की रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी। यानी मूवमेंट कचरे का मतलब यहाँ पर क्या है कि वह कचरा जो अधिक मूवमेंट करता है, जैसे मान लो किसी घर से किसी ने कचरा फेंक दिया फिर वो किसी अन्यतर जगह पर चला गया, तो इस तरह से एक सर्कुलेशन होता रहेगा। या फिर किसी इंडस्ट्री से कोई कचरा निकला है लेकिन उसका सोर्स तो हमें पता है कि वो इंडस्ट्री से निकला है, लेकिन आगे वो कहाँ का सर्कुलेट होगा वो नहीं पता है। तो जो अधिकारीगण है वो ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जितने भी इक्विपमेंट है उनके माध्यम से वो रियल टाइम में निगरानी कर सकेंगे। दूसरी बात, उद्योगों से प्राप्त कचरे को व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना और वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना, तो ये कार्य भी इसके द्वारा आसानी से किया जा सकेगा। हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, तो इसका संचालन कौन कर रहा है अभी? आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम। अब हम देख लेते हैं इसके संबंध में क्या पीटी में एमसीक्यू बन सकता है। हाल ही में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये तो इजी है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, आंध्र प्रदेश इसमें सही आंसर है। देखते अगला टॉपिक, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA। यह चर्चा में क्यों रहा था? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट नामक समझौते पर सिग्नेचर किया था, इसलिए यह चर्चा में है। भारत अगर किसी भी अन्य देश से किसी भी एग्रीमेंट पर अगर हस्ताक्षर करता है या फिर हस्ताक्षर करने की बातचीत चलती रहती है तो वो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि RPEC, उस पर भारत अभी चर्चा चल रही है, तो RPEC का इम्पोर्टेंट है, हालांकि उस पर भारत ने भी सिग्नेचर नहीं किया है। तो इस तरह ध्यान रखना कि ऐसे कोई भी एग्रीमेंट होते हैं या कोई कन्वेंशन होता है जिस पर भारत ने सिग्नेचर कर दिए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जिस पर बातचीत चलती रहती है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये है क्या और ये हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से किया तो उनके देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहली बात, दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य आधारों मिलिट्री बेस के उपयोग की अनुमति। यानी जो भारत के मिलिट्री बेस है और ऑस्ट्रेलिया में जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर एक दूसरे के सेना है वो वहाँ पर उनका उपयोग कर सकेगी। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, मान लीजिए भारत का कोई भी जहाज़ यानी नौसेना जहाज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया, लेकिन वहाँ पर उसका फ्यूल समाप्त हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई ऐसा मिलिट्री बेस होगा जहाँ पर वो अपने सैन्य जहाज़ों के लिए फ्यूल की सप्लाई करता हो, यानी ईंधन वहाँ पर उनको प्राप्त हो जाएगा। तो भारतीय सैनिक भी वहाँ पर जा सकेंगे और उसका यूज कर सकेंगे। दूसरी बात, सैन्य सामग्री के उपयोग की सुविधा, यानी सैन्य सामग्री जो इन दोनों देशों के सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है आपस में वो आदान प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपस में दोनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से अभ्यास है वो आज भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जो एग्रीमेंट के बाद ही किए जा सकते हैं, तो उनकी अनुमति मिल गई। और एक इम्पोर्टेंट बात है, आपस में सुरक्षा बलों के मध्य कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित होगा। सैन्य रसद का उपयोग ये हमने देख ही लिया है, भोजन, पानी और ईंधन जैसी सुविधाओं का आदान प्रदान। इसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास, शांति अभियान, मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्य, ये सब भी आपस में वो कर सकेंगे।
अब इसके संबंध में हम देख लेते हैं क्या MCQ बन सकता है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें पहचान करनी है सत्य कथन की। यहाँ पर लिखा नहीं है सत्य कथन, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें हमें ट्रू देखना है। सत्य स्टेटमेंट जो भी होगा वो देखते हैं। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। हमने देखा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर सिग्नेचर किया, तो ये एकदम ठीक है। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा एक दूसरे के सैन्य आधारों मिलिट्री बेस के उपयोग की अनुमति होगी। यह भी हमने देखा था, बिल्कुल ठीक है। यह वैसे इजी क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा C, यानी दोनों ही ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।